नमस्कार बच्चों, इस YouTube चैनल पर राजेश सर आपका स्वागत करते हैं। 12th एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आज अपन सेकंड चैप्टर लेकर आए हैं बच्चों। तो जो सेकंड चैप्टर है मृदा जीवांश पदार्थ, इसकी अपन बात करेंगे कि मृदा जीवांश पदार्थ क्या होते हैं, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे बच्चों। तो मृदा जीवांश पदार्थ की अपन जब बात कर रहे हैं, मृदा में पाए जाने वाले जंतुओं और वनस्पति के जो अवशेष होते हैं उनको मृदा जीवांश पदार्थ कहते हैं। जीवों के अंश, यानी जीवांश से आपको लगेगा कि जीवों के जो अंश होते हैं, जीवों के अंश। अब जीव कौन से? जीवों में आ जाते हैं पेड़ पौधे तथा जीव जंतु। ठीक है ना, जीव जंतु जितने भी होते हैं और पेड़ पौधे जो भी होते हैं उनको अपन सबको जीव कह देते हैं, और इनके जो अंश होते हैं उनको जीवांश कहते हैं। मृदा जीवांश, मृदा में पाए जाने वाले, यानी मृदा में पाए जाने वाले जंतुओं और वनस्पतियों के अवशेषों को बच्चों अपन क्या कहते हैं? मृदा जीवांश पदार्थ कह देते हैं। मृदा जीवांश पदार्थ के अंतर्गत मुख्य रूप से कौन कौन से पदार्थ आते हैं? जैसे पेड़ पौधों की जड़, तना, पत्तियां, टहनियां आदि। इसके अलावा बच्चों अगर अपन बात करते हैं जंतुओं की, जीव जंतु जो होते हैं इनके ताजे अपघटित अवशेष जो होते हैं, मृदा जीवों की जो कोशिकाएं होती हैं, मृदा में जो जीव पाए जाते हैं उनकी कोशिकाएं, ऊतक और उनसे निर्मित विभिन्न प्रकार के पदार्थ जो हैं इसके अंतर्गत आते हैं। मृदा जीवांश पदार्थों के सड़ने गलने से, जब ये सड़ते गलते हैं मृदा में, तो सड़ने गलने से सरल पदार्थों का निर्माण होता है जिससे विभिन्न प्रकार के आवश्यक पोषक तत्व पाए जाते हैं। यानी सड़ने गलने से क्या होता है, जो उनमें पोषक तत्व होते हैं वो क्या होते हैं? विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व उन सरल पदार्थों में बदल जाते हैं। खनिज मृदा में सामान्य रूप से 0.1 से 5% तक जीवांश पदार्थ यानी कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं बच्चों पाए जाते हैं। अगर अपन बात करें कि खनिज मृदा जो होगी, इसमें जो पाई जाने वाली खनिज मृदा होगी, खनिज मृदा में कितना? 0.1 से 5% तक कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। कार्बनिक पदार्थ, इसका मतलब क्या होता है? मृदा जीवांश पदार्थ। मृदा जीवांश पदार्थ जो होते हैं इसमें पाए जाते हैं बच्चों। ठीक है ना, आप ये ध्यान रखें कि खनिज मृदा में ये पूछा जाता है, क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि कितने % कार्बनिक पदार्थ या जीवांश पदार्थ पाए जाते हैं, तो 0.1 से 5% तक बच्चों ये पाए जाते हैं। जीवांश पदार्थों का जब पूर्ण विच्छेदन होता है, जीवांश पदार्थों के पूर्ण विच्छेदन तथा अपघटन के बाद गहरे भूरे या काले रंग का एक कॉलाइडी पदार्थ बनता है बच्चों, जिसे हम कहते हैं ह्यूमस। एक शब्द देते हैं, यानी इनके पूर्ण विच्छेदन से, इन पदार्थों के पूर्ण विच्छेदन से गहरे भूरे अथवा काले रंग का, ठीक है, काले रंग का एक कॉलाइडी पदार्थ बनता है। कॉलॉइडी पदार्थ बनता है, ठीक है ना, जिसे हम क्या कहते हैं? इसे ही ह्यूमस कहा जाता है। इसे हम ह्यूमस कह देते हैं। ह्यूमस का निर्माण हो जाता है कब? इन जीवांश पदार्थों के विच्छेदन के कारण। जब इनका विच्छेदन हो जाता है बच्चों, तो कॉलॉइडी पदार्थ जो है वो बनता है, जिसे हम क्या कहते हैं? ह्यूमस कह देते हैं। अब अपन बात करते हैं कि मृदा जीवांश पदार्थ जो हैं इनके स्रोत कौन कौन से होते हैं बच्चों। इनके स्रोत की बात करते हैं तो सीधे सीधे मैं बता देता हूं कि मुख्य रूप से ही इनके 2 स्रोत होते हैं। अपन ने बात की थी पादप स्रोत और जंतु स्रोत। तो आइए अपन पहले इसको बांटते हैं पादप स्रोत और जंतु स्रोतों में, क्योंकि 2 प्रकार के इसके स्रोत होते हैं। मृदा जीवांश पदार्थ के स्रोत, यानी कौन कौन से इसके स्रोत होते हैं? सोर्सेज ऑफ। ठीक है बच्चों, बात करते हैं अपन। देखिए, इसके 2 स्रोत होते हैं सिंपली। एक को अपन कह देते हैं पादप स्रोत, ठीक है बच्चों। दूसरा जो होता है वो है जंतु स्रोत। ओके, क्लियर बच्चों? 2 स्रोत होते हैं, पादप स्रोत एंड जंतु स्रोत। पहले अपन बात कर लेते हैं जंतु स्रोत की। क्या आता है जंतु स्रोतों में? जंतु स्रोत जो होते हैं इसमें क्या होता है कि कई जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, मृदा में रहने वाले
जीव जंतु जितने भी होते हैं, जीवों के अवशेष जैसे कि गोबर की खाद, कंपोस्ट, पशुओं का मलमूत्र बच्चों, इसके अलावा ये जितने भी पदार्थ होते हैं इन आदि के विच्छेदित तथा अपचयित करके जीवांश पदार्थ बनते हैं। यानी इनके जितने भी मलमूत्र हैं, गोबर है, अवशेष जितने भी होते हैं, उनका जब विच्छेदन हो जाता है तो उससे जब पदार्थ बनते हैं जीवांश पदार्थ, उनको हम कह देते हैं जंतु स्रोत से प्राप्त होने वाले जीवांश पदार्थ। इनमें एग्जाम्पल की अगर बात करें तो मृदा में पाए जाने वाले केंचुए और सूक्ष्म जीवाणु आदि जो होते हैं ये जंतु स्रोत के अंतर्गत आते हैं। तो इसके अगर अपन एग्जाम्पल की बात करें, कौन कौन से ऐसे जंतु स्रोत हैं जिनसे जीवांश पदार्थों का विच्छेदन होता है, तो वो है मृदा में पाए जाने वाले केंचुए जो होते हैं वो क्या करते हैं, सबसे अच्छा पदार्थ को विच्छेदित करने का काम करते हैं। इसके अलावा सूक्ष्म जीवाणु, केंचुए तथा सूक्ष्म जीवाणु जो होते हैं बच्चों, ये सारे क्या होते हैं, जंतु स्रोतों के अंतर्गत आते हैं। अब अपन बात करते हैं बच्चों पादप स्रोत की, प्लांट सोर्सेज। इसे हम दो भागों में बच्चों बांट देते हैं स्टडी के अनुसार। एक तो होते हैं पेड़ पौधों और फसलों के अवशेष, यानी इसको हमने दो भागों में बांट दिया इस तरह से कि पहला जो इसका पार्ट हो गया बच्चों, फर्स्ट पार्ट, वो तो हो गया पेड़ पौधों तथा जो फसलें होती हैं फसलों के अवशेष। ठीक है ना, एक तो ये चीज हो गई पेड़ पौधे तथा फसलों के अवशेष बच्चा। दूसरा जो होता है बच्चों वो होता है हरी खाद। अब देखिए अपन देखते हैं ये हरी खाद क्या होती है और किस तरह से ये बनाते हैं मृदा जीवांश पदार्थों को। पहले अपन बात करते हैं पेड़ पौधों तथा फसलों के अवशेष। पेड़ पौधों की जैसे बच्चों पत्तियां होती हैं, जड़, तना तथा विभिन्न भाग जो होते हैं वो मृदा में मिलकर जीवांश पदार्थ बनाते हैं। यानी पेड़ पौधों की जितने भी भाग हैं जैसे जड़ है, तना है, पत्तियां हैं, ये क्या होती हैं और इसके अन्य विभिन्न जो भाग होते हैं मिल करके मृदा में जब मिल जाते हैं तो वो जीवांश पदार्थ बना देते हैं। और इसी प्रकार से फसलों के जो अवशेष होते हैं, फसलों को काटने के बाद उनकी जड़ें आदि जो मिट्टी में रह जाती हैं मृदा में मिल करके वो भी क्या करती हैं, जीवांश पदार्थों का निर्माण कर देती हैं। इसी तरह से बच्चों हरी खाद कैसे कि कुछ फसलें जैसे कि सनई, ढैंचा, मूंज आदि को क्या कहते हैं अपन, हरी खाद कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि हरी खाद के रूप में खेत जो होता है उसकी जुताई करके, उसको जोत करके इनकी जो फसलें होती हैं उनको उसमें दबा दिया जाता है, मिट्टी में दबा दिया जाता है, जिससे वो क्या होते हैं, विच्छेदित होने के बाद में मृदा जीवांश पदार्थ में बदल जाते हैं। तो हरी खाद के रूप में मुख्य रूप से जो फसलें होती हैं इनके एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे सनई, ढैंचा, ये जो होते हैं बच्चों मूंज, इनको क्या करते हैं, खेत को जोत करके उसमें इनको दबा दिया जाता है और वो मृदा जीवांश पदार्थ में बदल जाती है। तो इस प्रकार बच्चों मृदा जो पदार्थ होते हैं, जीवांश पदार्थ, उनके जो स्रोत होते हैं इनको हम दो भागों में बांट देते हैं। एक तो बांटते हैं पादप स्रोत में, अगर अपन इसको रिवाइज करें तो दूसरा जो होता है वो होता है बच्चों जंतु स्रोत। दोनों ही स्रोत की अपन ने बात की। जंतु स्रोत में मतलब बिल्कुल जो जंतु स्रोत थे उसमें विभिन्न प्रकार के जीव जंतु जो पाए जाते हैं मृदा में, उनके जो विभिन्न पार्ट्स होते हैं, भाग जो होते हैं, वो जब मृदा में गल जाते हैं, सड़ जाते हैं, सड़ने गलने से, उनका विच्छेदन होने से क्या होता है, मृदा में जीवांश पदार्थों का निर्माण हो जाता है। उनमें हेल्प जो करते हैं वो है मृदा में पाए जाने वाले केंचुए और सूक्ष्म जीव। इसी प्रकार से पादप स्रोतों को हमने दो भागों में बांटा, पेड़ पौधे और फसलों के अवशेष। पेड़ पौधों के विभिन्न भाग जैसे कि जड़, तना, पत्तियां और अन्य भाग जो होते हैं मृदा में मिल जाते हैं, मिल करके सड़ने गलने से वो मृदा जीवांश पदार्थ में बदल जाते हैं। इसी प्रकार से फसलों के जो अवशेष, जब हम फसल की कटाई कर लेते हैं बच्चों, तो फसल को काटने के बाद जो उनकी जड़ें और अन्य भाग मिट्टी में रह जाती हैं उनको वहीं छोड़ दिया जाता है, वो मिट्टी में दब करके, सड़ गल करके और जीवांश पदार्थ में बदल जाती है। ऐसे ही हरी खाद के रूप में कुछ फसलें होती हैं जैसी सनई, ढैंचा, मूंज, इनको क्या करते हैं, खेत को जोत करके इनको उसमें मिट्टी में दबा दिया जाता है बच्चों। दबाने से क्या होता है, ये वहाँ पर सड़ के, गल के और एक मिट्टी में मिल जाते हैं और इनके अवशेष जो होते हैं वो जीवांश पदार्थों में बदल जाते हैं।
अब अपन बात करते हैं बच्चों मृदा जीवांश पदार्थ के संगठन की। मृदा जीवांश पदार्थ का संगठन क्या होता है, इसमें कौन कौन से पोषक तत्व जो हैं वो पाए जाते हैं। तो हम जानते हैं कि मृदा जीवांश पदार्थ जो होते हैं बच्चों, वो पेड़ पौधे तथा जीव जंतुओं के अवशेष से मिलकर बना होता है। यानी उनके जो अवशेष होते हैं उनसे मिलकर ही बना हुआ एक जटिल पदार्थ होता है मृदा जीवांश पदार्थ। तो इसमें 90% से अधिक तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाई जाती है। कितनी होती है बच्चों? इसमें 90% से अधिक कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन पाई जाती है। आप ये ध्यान रखें, 90% से भी अधिक। और इसमें 2 प्रकार के यौगिक पाए जाते हैं, कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। तो अपन इसमें पहले इसको बांटते हैं। अपन इसमें लिख सकते हैं कि इसमें 2 प्रकार के यौगिक, कंपाउंड्स जो होते हैं वो पाए जाते हैं। 2 प्रकार के यौगिक पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, 2 प्रकार के यौगिक। कौन कौन से यौगिक हैं? अब अपन इसको डिवाइड करते हैं। 2 प्रकार के जो यौगिक होते हैं बच्चों, पहला जो यौगिक होता है वो होता है कार्बनिक यौगिक और दूसरा जो होता है वो होता है अकार्बनिक यौगिक। तो फर्स्ट जो है उसको तो अपन बांट देते हैं कार्बनिक यौगिक। ठीक है बच्चों। सेकंड जो होता है वो होते हैं अकार्बनिक यौगिक, इनऑर्गेनिक अकार्बनिक यौगिक। ठीक, अब अपन बात करते हैं बच्चों कार्बनिक यौगिकों की। कार्बनिक यौगिक जो होते हैं इन्हें भी बच्चों हम आगे 2 प्रकार से बांटते हैं। एक तो होते हैं नाइट्रोजन युक्त यौगिक और दूसरे होते हैं नाइट्रोजन रहित यौगिक। तो फिर आगे अपन इसको जब बांटते हैं बच्चों 2 भागों में इस प्रकार से बांटते हैं। एक तो होता है नाइट्रोजन युक्त यौगिक और दूसरे जो होते हैं सेकेंड टाइप के वो होते हैं नाइट्रोजन रहित यौगिक। यानी कार्बनिक में भी आगे 2 कैटेगरी हो गई बच्चों, एक तो नाइट्रोजन युक्त यौगिक, एक होते हैं नाइट्रोजन रहित यौगिक। अब अपन बात करते हैं सबसे पहले कि नाइट्रोजन युक्त यौगिक कौन कौन से होते हैं। नाइट्रोजन युक्त यौगिक जो होते हैं बच्चों, इनको भी आगे फिर 2 भागों में बांट देते हैं, जल में विलय और जल में अविलय यौगिक। देखिए आगे अपन इसको और बांटते हैं तो इसमें भी 2 पार्ट हो जाते हैं। यानी ऐसे यौगिक जो जल में विलय होते हैं, यानी जल में विलय, और दूसरे होते हैं जल में अविलय। यानी इसके भी 2 पार्ट हो गए बच्चों, जल में विलय यौगिक और जल में अविलय यौगिक। जल में विलय यौगिक जो होते हैं बच्चों उसमें क्या क्या होता है, जैसे नाइट्रेट्स है, एमोनिकल यौगिक हैं, एमाइड हैं और एमिनो अम्ल हैं। ये सब क्या होते हैं, जल में घुल जाते हैं। तो इसके अगर अपन एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में नाइट्रेट, अमोनिकल यौगिक, एमोनिकल यौगिक, जितने भी एमोनिकल यौगिक जो होते हैं वो आते हैं बच्चों इसमें। इसके अलावा इसमें एमाइड और एमिनो अम्ल भी आ जाते हैं। तो एमाइड और अमीनो अम्ल ये सब क्या होता है बच्चों, जल में विलय नाइट्रोजन यौगिक होते हैं, जो कि ये कार्बनिक यौगिकों का एक उदाहरण है बच्चों। इसी प्रकार से अब अपन बात करते हैं जल में अविलय यौगिक। इसमें जो है बच्चों, इसमें आते हैं पेप्टाइड्स, प्रोटीन्स और पेप्टॉन्स। यानी इनके जो अगर अपन एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें आते हैं पेप्टाइड्स। ठीक है ना बच्चों, एक तो इसमें पेप्टाइड्स आते हैं, प्रोटीन्स आते हैं और पेप्टॉन्स, प्रोटीन्स और पेप्टॉन्स ये आते हैं जल में अविलय नाइट्रोजन युक्त यौगिक होते हैं। अब बच्चों अपन बात कर रहे हैं नाइट्रोजन रहित यौगिक की, कि इसमें कौन कौन से यौगिक आता है। नाइट्रोजन रहित जो यौगिक हैं बच्चों, इसको आगे हम 3 भागों में बांट देते हैं। देखिए कौन कौन से इसके 3 पार्ट हैं। इसके 3 पार्ट अपन बांट देते हैं। पहला जो इसका पार्ट है वो है कार्बोहाइड्रेट्स। यानी इसके अंतर्गत एक तो आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है बच्चों। दूसरे जो इसमें आते हैं कार्बोहाइड्रेट के अलावा वसा तथा वसीय यौगिक, वसा तथा वसीय यौगिक।
ठीक है बच्चों। और तीसरा जो होता है वो होते हैं लिग्निन। थर्ड जो इसमें आते हैं वो हैं लिग्निन। तो ये जो पदार्थ हैं ये आते हैं नाइट्रोजन रहित यौगिकों में। अब जो कार्बोहाइड्रेट हैं उसमें क्या है आपको पता ही है, शर्करा, स्टार्च, हेमी सेलुलोज, सेलुलोज, इनके जो एग्जाम्पल हैं उसमें आता है स्टार्च, ठीक है ना, सेलुलोज, अपन आगे इसको पढ़ेंगे बच्चों डिटेल से, सेलुलोज है, हेमी सेलुलोज है, ये सारे के सारे। इसी प्रकार से वसा तथा वसीय यौगिक जो होता है इसके अंतर्गत ईथर में घुलनशील यौगिक आते हैं। अब अपन बात करते हैं लास्ट अकार्बनिक यौगिक। इसके अंतर्गत बच्चों जितने भी इनऑर्गेनिक जो एलिमेंट्स होते हैं वो सारे आते हैं, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, आयरन। तो इसके जो एग्जाम्पल अगर अपन लिखें तो क्या लिखेंगे, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, ये सारे के सारे। इसके अलावा आयरन, कॉपर, जिंक, जितने भी और होते हैं, आयरन, कॉपर, जिंक आदि, ठीक है ना, ये क्या आते हैं, कहलाते हैं इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स बच्चों कहलाते हैं। तो इस प्रकार देखो अपन ने देखा होगा कि मृदा जीवांश पदार्थ के संगठन में ये सारे के सारे पदार्थ बच्चों पाए जाते हैं। तो इस प्रकार बच्चों इसमें आपने देखा होगा कि मृदा जीवांश पदार्थ में 90% से अधिक तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होती है। इसमें दो प्रकार के यौगिक, कार्बनिक यौगिक तथा अकार्बनिक यौगिक। उसको भी नाइट्रोजन युक्त यौगिक में बांटा, नाइट्रोजन रहित यौगिकों में बांट दिया। फिर हमने जल में विलय यौगिक है, जल में अविलय यौगिक। नाइट्रोजन रहित 3 प्रकार के हो गए, कार्बोहाइड्रेट, वसा और लिग्निन। और फिर अकार्बनिक यौगिक। अब अपन बच्चों पढ़ेंगे मृदा जीवांश पदार्थ का रासायनिक संगठन, कि इसमें कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं। रासायनिक संगठन में अपन देखते हैं मृदा जीवांश पदार्थ का रासायनिक संगठन, यानी अपन देखेंगे अब कितनी प्रतिशत मात्रा में ये यौगिक पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट कितना प्रतिशत होता है, स्टार्च कितने प्रतिशत होता है, इन सारी बातों का अपन बच्चों अध्ययन करते हैं। तो अपन बात करते हैं जीवांश पदार्थों के रासायनिक संगठन की। तो सबसे पहली जो बात है वो है इसमें कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट की जो अपन बात कर रहे हैं बच्चों, कार्बोहाइड्रेट इसमें पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट के इसमें 3 रूपों में, जैसे कि स्टार्च। स्टार्च की जो मात्रा होती है बच्चों वो होती है इसमें 1 से लेकर के 5% तक स्टार्च पाया जाता है, ठीक है, यानी स्टार्च 1 से 5% होता है। ऐसे ही सेलुलोज जो है वो होता है 10 से 28%, यानी सेलुलोज जो पाया जाता है 10% से 28% तक पाया जाता है, ठीक है। इसी प्रकार अपन बात करते हैं हेमी सेलुलोज की। हेमी सेलुलोज, यानी हेमी सेलुलोज जो होता है बच्चों उसकी मात्रा होती है 20 से 50% तक इसमें हेमी सेलुलोज पाया जाता है। ये तो बात हो गई बच्चों अपने कार्बोहाइड्रेट की। अब अपन बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट के बाद वसा तथा वसीय यौगिक। वसा तथा वसीय यौगिक, इसकी जो परसेंटेज है बच्चों, वसा तथा वसीय यौगिक जो होते हैं वो बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं, 1 से 8% तक केवल पाए जाते हैं। तीसरी जो बात है अपना यौगिक है वो है लिग्निन। लिग्निन जो होता है बच्चों वो होता है 10 से 30%। लिग्निन की अगर अपन बात करें तो ये होता है 10 से 30%, यानी 10 to 30% बच्चों पाया जाता है। और इसके अलावा जो इसका अंतिम जो यौगिक है वो है प्रोटीन। प्रोटीन इसमें जो पाया जाता है बच्चों, प्रोटीन की मात्रा होती है 1 से 15%। इस प्रकार बच्चों ये पूरा की पूरा जो है वो जीवांश पदार्थों का रासायनिक संगठन कहलाता है। अगर आपका पूछा जाए कि इसका रासायनिक संगठन लिखिए तो आप रासायनिक संगठन में आपको ये सारी बातें लिखनी पड़ेंगी। कार्बोहाइड्रेट कितना % होता है, वसा तथा वसीय यौगिक कितने % होते हैं बच्चों, लिग्निन और प्रोटीन कितने % होती है, ठीक है बच्चों। इसके बाद अपन जब कल पढ़ेंगे, कल आपका जो वीडियो होगा, लाइव सेशन जो होगा बच्चों, उसमें अपन मृदा जीवांश पदार्थ के विच्छेदन की बात करेंगे कि किस प्रकार से मृदा जीवांश पदार्थ जो होते हैं उनका विच्छेदन होता है, इन सभी पदार्थों का किस तरह से विच्छेदन किया जाता है,
कौन कौन से इसमें बैक्टीरिया, सूक्ष्म जीव आदि भाग लेते हैं, स्टार्च का विच्छेदन किस तरह से होता है, सेलुलोज का विच्छेदन बच्चों किस प्रकार से होता है, हेमी सेलुलोज जो होता है वो किस प्रकार से विच्छेदित होता है बच्चों। तो ये सारी चीज़ें जो हैं अपन अगला जो अपना वीडियो होगा उसमें पढ़ेंगे।